हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। तो कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 36 पर है। वो है अर्बनाइजेशन इन द साउदर्न मेसोपोटामिया, यानी हम मेसोपोटामिया के साउदर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जो मेनली हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने किंग्स एंड टेम्पल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्पल्स के बारे में, यानी जो मेसोपोटामिया का साउदर्न पार्ट था वहाँ पे क्या थी, टेम्पल की डेवलपमेंट हो रही थी। और वहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे, यानी छोटे छोटे प्लेसेस जो थे वो क्या हो रहे थे, अर्बन में कन्वर्ट हो रहे थे। आज हम यही डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि 5000 BCE, 5000 BCE यानी आज से कुछ 7000 ईयर्स अगो, आज से कुछ 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में क्या हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी छोटे छोटे प्लेसेस डेवलप होकर किस पे कन्वर्ट हो रहे थे, सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे थे। उस टाइम पे जो सिटीज़ हुआ करती थी वो 3 टाइप्स की हुआ करती थी। कितने टाइप की हुआ करती थी, 3 टाइप्स की हुआ करती थी। फर्स्ट जो सिटीज़ थी वो थी टेम्पल सिटी, यानी हम बात करेंगे धीरे धीरे अभी। और सेकेंड वन इज़ ट्रेडिंग सिटी, एंड थर्ड इज़ किंग एम्पायर्स। फर्स्ट हमने बात की टेम्पल सिटी की। टेम्पल सिटी मीन्स ऐसी सिटीज़ जो टेम्पल को कंसीडर करके क्या की गई, डेवलप की गई, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पल सिटी। एंड सेकेंड इज़ ट्रेडिंग, जो मेनली ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए क्या की गई, प्लेसेस को डेवलप किया गया और उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया सिटीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग सिटीज़। एंड थर्ड वन इज़ किंग एम्पायर्स, यानी ऐसे प्लेसेस जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हुआ और वो सिटीज़ में कन्वर्ट हुए, लेकिन उनके ऊपर रूल कौन कर रहे थे, किंग्स कर रहे थे। कौन कर रहे थे, किंग्स कर रहे थे। तो ऐसी सिटीज़ को हम किंग एम्पायर सिटीज़ कहेंगे। ये तीनों सिटीज़ का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले बात करेंगे टेम्पल सिटी, बट इसको यहाँ टेम्पल्स की डेवलपमेंट कैसे हुई और क्या हो रहा था, ये सब बारे बात करेंगे हम। टेम्पल सिटीज़ का मतलब यहाँ कोई किसी मेसोपोटामिया के साउदर्न एरिया में कोई टेम्पल बना हुआ था। मान लीजिए ये कोई टेम्पल है, इसके चारों तरफ क्या हो गए, इनहैबिटेंट्स हो गए, यानी लोग रहने लग गए। सेंटर पॉइंट क्या माना गया, टेम्पल माना गया। ऐसा कहा जाता है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर या तो पहले से ही क्या था, टेम्पल था। उस टेम्पल की वजह से, यानी यहाँ पे कोई पत्थर था, कोई स्टोन था जिसको लोगों ने क्या कह दिया, गॉड कह दिया। और उस गॉड के लिए क्या बनाया गया, यहाँ पे घर बनाया गया, टेम्पल बनाया गया। और उस टेम्पल को बनाने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट थी, सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट थी। तो लोग क्या होने लग गए, लेबर और सुपरवाइज़र जो दोनों लोग थे, यानी जो लोग थे वो इसके आसपास ही क्या रहने लग गए, रहना उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह से ये क्या बन गई, सिटी बन गई, एक ऐसी सिटी जिसका सेंटर पॉइंट क्या रह गया, टेम्पल रह गया। और उसके आसपास यानी उसके चारों तरफ लोग अपने घर बनाने लग गए। तो ये थी टेम्पल सिटी। ऐसे ही हम ट्रेडिंग सिटी की बात करें तो लोग क्या आते थे, एक डिफरेंट प्लेसेस से एक प्लेस पर लोग ट्रेड करने आते थे, लाइक दिस। ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट प्लेसेस से लोग ट्रेड करने आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से इतनी दूर आने से अच्छा तो हम यहाँ क्या करने लग जाएं, इनहैबिटेंट्स बन जाएं, यहाँ के निवासी बन जाएं। तो ऐसी सिटीज़ जो मेनली ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं उन्हें ट्रेडिंग सिटीज़ कहते हैं। आगे हम बात करेंगे टेम्पल सिटी के बारे में ही। जो साउदर्न एरिया में फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था, क्या किया गया था, फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था। वो टेम्पल स्मॉल था, प्लस किससे बना हुआ था, मड ब्रिक से बना हुआ था। मैंने आपको पहले भी मड ब्रिक के बारे में बताया था। मड ब्रिक ऐसी ब्रिक होती है जो सैंड से, सीमेंट से,
लॉम से, इन चीज़ और वाटर मिक्सिंग जो चाहिए होता होगा वो उससे, यानी कच्ची मिट्टी से बनी होती थी। इस ब्रिक को पकाया नहीं जाता था, फायर में इसको पक्का नहीं किया जाता था, रेड कलर में चेंज नहीं किया जाता था। तो ऐसी ब्रिक्स को हम मड ब्रिक्स कहेंगे। जो पहला टेम्पल साउदर्न पार्ट में बना था मेसोपोटामिया के, उस टेम्पल को स्मॉल टेम्पल प्लस मड ब्रिक, MUD मड ब्रिक टेम्पल कहा जाता था। और इस टेम्पल की एक और स्पेशलिटी थी कि इस टेम्पल में डिफरेंट टाइप्स के गॉड्स हुआ करते थे। जैसे हमारे जो टेम्पल्स हैं उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के गॉड होते हैं। जैसे मेन श्राइन में कोई और गॉड होगा, फिर उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति होती है, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति होती है। ऐसे डिफरेंट श्राइन्स बनाए गए होते हैं, यानी एक ही टेम्पल में डिफरेंट टाइप्स के गॉड्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही मेसोपोटामिया के टाइम में भी जो टेम्पल हुआ करते थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के गॉड्स हुआ करते थे। मेनली यहाँ पर 3 गॉड्स की बात की गई है। फर्स्ट जो गॉड थे वो थे गॉड ऑफ उर, एंड सेकंड जो गॉड थे वो गॉड थे गॉड ऑफ इनाना। इनके नाम बहुत अमेजिंग है। एंड जो थर्ड गॉड थे वो थे आराध्य गॉड। जो गॉड ऑफ उर थे, माना जाता है कि ये जो गॉड ऑफ उर थे ये किस चीज़ के भगवान थे, माना जाता था कि उर भगवान जो है वो क्या करते थे, इन सभी लोगों के घरों को वो चलाया करते थे। यानी उनके घर जो चलते थे, उनके जो इनकम सोर्स था वो किसकी वजह से था, किसकी कृपा से था, उर भगवान की कृपा से था। तो हम यहाँ कहेंगे दे बिलीव दैट उर गॉड gave them prosperity। तो ये मानते थे कि जो उन्हें प्रॉस्पेरिटी मिला करती थी वो उर गॉड की वजह से मिला करती थी। सेकंड जो था गॉड ऑफ इनाना जो गॉड थे वो जैसे किसी ने युद्ध करना है, वॉर करना है, तो वो वॉर करने से पहले किसकी पूजा किया करते थे, भगवान इनाना की पूजा किया करते थे। या अगर किसी ने अपना लव पाना है या अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो किसकी पूजा किया करते थे, गॉड ऑफ इनाना की पूजा किया करते थे। आराध्या गॉड के बारे में आपकी बुक में कुछ नहीं बताया गया कि आराध्या गॉड जो था वो किस पर्पस के लिए पूजा की जाती थी। तो हम ऐसे ही मानेंगे कि आराध्या गॉड की भी पूजा की जाती थी। तो मैंने आपको ये बताया कि जो मेसोपोटामिया के टेम्पल्स थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के गॉड हुआ करते थे। फर्स्ट गॉड जो था वो उर गॉड थे, यानी ये माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया की साउदर्न सिविलाइजेशन पे जो कृपा हो रही थी, जो उनका डेवलपमेंट हो रहा था वो उर की वजह से हो रहा था। और जो सेकंड गॉड थे गॉड ऑफ इनाना, वो ऐसे माना जाता था कि अगर आप गॉड ऑफ इनाना की पूजा करके जाएंगे तो आपकी वॉर में 100% क्या होगी, जीत होगी। और अगर आपने अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो भी आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी, गॉड ऑफ इनाना की पूजा करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग्स क्या थी इस टेम्पल के बारे में, वो ये थी कि जो ऑफरिंग की जाती थी लोगों द्वारा गॉड्स को ऑफरिंग, हम जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम गॉड को क्या ऑफ़र करते हैं, अपनी श्रद्धा ऑफ़र करते हैं, फ्लावर्स वगैरह ऑफ़र करते हैं, प्रसाद वगैरह ऑफ़र करते हैं। तो उस टाइम के लोग भी क्या किया करते थे, प्रसाद में बिलीव किया करते थे, वो भी गॉड को क्या करते थे, कुछ ना कुछ मटेरियल ऑफ़र किया करते थे। और वो जो मटेरियल हुआ करता था वो वेजिटेरियन भी हुआ करता था एंड नॉन वेजिटेरियन भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, वेजिटेरियन भी हुआ करता था एंड नॉन वेजिटेरियन भी। वेजिटेरियन में जो भी उनकी वहाँ वेजिटेबल्स हुआ करती थी, क्रॉप्स हुआ करती थी, उनको वो ऑफ़र किया करते थे। और नॉन वेजिटेरियन में वो मेनली क्या ऑफ़र किया करते थे, अपने भगवान को फ़िश ऑफ़र किया करते थे। क्या ऑफ़र किया करते थे, फ़िश ऑफ़र करते थे। और वेजिटेरियन में जो भी उनके वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स होते थे वो ऑफ़र करते थे। एंड नॉन वेजिटेरियन में वहाँ फ़िश। ये कैसे पता चला कि फ़िश ऑफ़र की जाती थी, कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले, उन टेम्पल्स में फ़िश की जो लेयर हुआ करती थी, उन लेयर
को उन टेम्पल में स्टिक पाया गया, यानी चिपका हुआ पाया गया, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया या एज्यूम किया कि वहाँ पर फिश को क्या किया जाता था, ऑफर किया जाता था पूजा में। एंड द सेकेंड थिंग, वहाँ के लोगों के बारे में क्या थी कि जो वहाँ के लोग थे साउदर्न पार्ट के, वो मेनली क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। क्या करते थे? एनिमल हस्बेंड्री करते थे, पशुपालन किया करते थे, और उनके ही मटेरियल्स का सेल करके, यानी जैसे मिल्क हो गया, इन एग्स हो गए, इन सारी चीज़ों को ही वो सेल करके अपनी अर्निंग सोर्स बनाया करते थे। अब हम थर्ड पॉइंट बात करेंगे इन टेम्पल्स के बारे में। कहते हैं कि ये जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो स्मॉल हुआ करते थे, लुक लाइक एज हाउसेस, वहाँ वैसे ही टेम्पल थे जैसे वहाँ के घर हुआ करते थे। कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था टेम्पल्स का, एक घर की तरह ही हुआ करता था। और वहाँ के जो घर हुआ करते थे वो घर कैसे हुआ करते थे, हम अब ये बात करेंगे। वो घर ऐसे हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। सेंटर में कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन, और कोर्टयार्ड के ही चारों तरफ या तीन तरफ क्या हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? रूम्स हुआ करते थे। और इसमें मेन जो बात है, मेन जो फीचर है वो ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था, ग्राउंड फ्लोर मतलब उस टाइम पे भी क्या होते थे, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ऐसे हाउसेस हुआ करते थे मेसोपोटामिया के टाइम। तो जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था उस फ्लोर में कोई विंडो नहीं होती थी, ये यहाँ का मेन फीचर है, कोई विंडो नहीं हुआ करती थी। और जो विंडो हुआ करती थी वो नेक्स्ट फ्लोर पे हुआ करती है। अगर मान लें कि कोई घर है वो डबल स्टोरी है तो ग्राउंड फ्लोर पे कोर्टयार्ड होगा, ये यहाँ रूम हो गए, और इसका जो अपर फ्लोर होगा यानी फर्स्ट फ्लोर होगा, वहाँ पे क्या हुआ करती थी, विंडोज़ हुआ करती थी। ये इसका मेन फीचर है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही क्या हुआ करती थी, यानी जब आप ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर्स पर जाएंगे वहाँ आपको विंडोज़ मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सिंगल स्टोरी में कहीं पे भी कोई भी विंडो नहीं मिलेगी ऐसे घरों में। और ऐसे ही घर के जैसे ही वहाँ क्या हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, बिल्कुल सिंपल हुआ करते थे। इन्हीं घरों और टेम्पल्स की जो आउटर वॉल होती थी, जिसको हम बॉर्डर वॉल्स कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, वो कैसे होती थी, वो होती थी जिगजैग शेप में, यानी एक वॉल बाहर की तरफ, एक वॉल अंदर की तरफ, एक वॉल बाहर की तरफ, एक वॉल अंदर की तरफ, एक वॉल फिर बाहर की तरफ और एक वॉल अंदर की तरफ। ऐसी शेप की वो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। आपकी बुक में ये पिक्चर दे रखी है, प्लीज़ उसको कंसीडर कर लें। और वो जो पिक्चर है वो पेज नंबर 37 पर है, टेम्पल की दे रखी है, लेकिन उनके जो हाउसेस थे उनकी भी बॉर्डर वॉल ऐसे ही हुआ करती थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। और उस टाइम के जो टेम्पल हुआ करते थे मेसोपोटामिया के, वो कोई छोटे टेम्पल्स नहीं होगा, बड़े बड़े टेम्पल्स भी पाए गए हैं। और वो जो टेम्पल्स होते थे वो जो उनके फ्लोर हुआ करते थे 2 to 7 फ्लोर्स हुआ करते थे टेम्पल्स के। कितने फ्लोर्स हुआ करते, यानी कुछ टेम्पल ऐसे थे जो 2 फ्लोर्स थे, और कुछ टेम्पल्स ऐसे भी पाए गए जिनके 7 फ्लोर्स हुआ करते थे। तो काफ़ी बड़े बड़े आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर वहाँ पर पाए गए। और वहाँ पर जो टेम्पल्स मेनली बनाए जाते थे वो कुछ पर्पसेस के लिए बनाए जाते थे। जैसे आज के टाइम में हमारी सिटी को अगर कोई कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है, दैट इज़ म्युनिसिपल कमेटी। तो मेसोपोटामिया के टाइम में भी जो सारी सिटी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे वो टेम्पल्स कंट्रोल करते थे। मतलब अगर जितना भी मैनेजमेंट वर्क होता था वो कहाँ से किया जाता था, टेम्पल से किया जाता था। अगर कोई ट्रेडर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, नए कोई ट्रेडर्स करने हैं, या कोई ये डिसाइड करना है कि ये लोग ट्रेडिंग का काम करेंगे, वो भी टेम्पल के अंदर किया जाता था। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स करनी है, वो भी टेम्पल से की जाती थी। मतलब अल्टीमेटली अगर कहा जाए कि जितनी भी म्युनिसिपल कमेटीज़ के वर्क हुआ करते थे आज के टाइम में, वो मेसोपोटामिया के टाइम में कहाँ से किया जाता था, टेम्पल से किया जाता था। तो ये टेम्पल वाला जो पार्ट है वो इतना ही रहेगा। अब हम बात करेंगे किंग्स के बारे में। किसके बारे में? किंग्स के बारे में।
देखो जो मेसोपोटामिया का स्ट्रक्चर था वहाँ आपको ये तो पता ही है कि 2 लैंड्स के बिटवीन का एरिया जो था वो मेसोपोटामिया के अंडर आता था। तो ये जो रिवर्स है वो कहीं ना कहीं से तो उनका फ्लो शुरू होता ही होगा, और आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो रिवर्स हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, माउंटेनियस रीजन से शुरू होती हैं, यानी पहाड़ों से शुरू होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से। तो ये जो रिवर्स हैं ये भी क्या होती थी, कहीं ना कहीं माउंटेनियस रीजन से स्टार्ट होती थी। सपोज ये एक रिवर है, ऐसे फ्लो करके आ रही है, और ये कहाँ से फ्लो आउट हो रही है, यानी इनका राइजिंग पार्ट कहाँ से है, माउंटेन से है। ये एक माउंटेन है। हम मान लेते हैं कि एक विलेज यहाँ पर डेवलप्ड है, एक विलेज यहाँ पर डेवलप्ड है, और एक विलेज यहाँ पर डेवलप्ड है। अब मैं ये आपको यहाँ बात क्यों कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेसोपोटामिया में जो राजा थे वो कैसे बने थे। अब हम ये बात समझेंगे। तो यहाँ से जो वाटर फ्लो शुरू हुआ वो सबसे पहले इस यानी नंबर 1 विलेज पे जाएगा, देन वो नंबर 2 पे जाएगा, और देन फिर वो नंबर 3 पे। तो जो वाटर फ्लो हुआ करता था वो नंबर 3 तक कभी कभी या नंबर 2 तक कभी कभी नहीं आ पाता था। उसके नेचुरल रीज़न भी है और ह्यूमन मेड रीज़न भी है। नेचुरल रीज़न ये है कि जो रिवर है वो भी क्या होता था, जैसे यहाँ तक पहुँची और उसने अपना वे चेंज कर लिया, नेचुरल बॉडीज़ है तो उसने क्या कर लिया, वे चेंज कर लिया। तो इस विलेज को क्या नहीं मिल पाता था, पानी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से ये डेवलप नहीं हो पाता था। एंड द सेकेंड रीज़न क्या हुआ कि ये रिवर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, और जो फर्स्ट विलेज है जितना भी रिवर का पानी था उसका कंजप्शन किसने कर लिया, 1 ने कर लिया। अगर जो थोड़ा बहुत पानी की फैसिलिटी रही वो 2 तक आई, 3 को कोई पानी नहीं मिल पाया। या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो वेज हैं ये किसी ना किसी वजह से ब्लॉक्ड हो जाते थे। क्या हो जाते थे, ब्लॉक्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से आगे के विलेजेस को क्या नहीं मिल पाता था, पानी नहीं मिल पाता था, और जिनकी वजह से इन विलेजेस में क्या हो जाती थी, क्लैशेस हो जाती थी। क्या हो जाती थी, क्लैशेस हो जाती थी। और क्लैश होने के बाद इनमें क्या हो जाता था, फाइट हो जाती थी, वॉर हो जाता था। और जो जीतने वाली पार्टी होती थी यानी जो विनिंग पार्टी होती थी, वो विनिंग पार्टी हारने वाली पार्टी की यानी लूज़र पार्टी की सिटी या विलेज में जितना भी मटेरियल होता था, जितनी भी वेल्थ होती थी, वो क्या करती थी, उनसे छीनकर अपनी विलेज के अंदर ले आती थी। तो ऐसा होने लग गया। अब जीतने वाली पार्टी कोई भी हो सकती है, वो विलेज 2 भी हो सकता है, विलेज 1 भी हो सकता है, विलेज 3 भी हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो विनिंग पार्टी का हेड हुआ करता था, विनिंग पार्टी का हेड हुआ करता था, वो ही क्या करता था, कंट्रोल करता था। ऐसा माना जाता था, या ऐसा उसे बना दिया जाता, उस हेड को क्या बना दिया जाता था, उस विलेज का कंट्रोलर बना दिया जाता था। और ये जो हेड्स जो थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे। कोई एक ही हेड नहीं रहेगा, वो टाइम टू टाइम हेड चेंज होते रहते थे। फिर क्या हुआ, एक हेड ऐसे आया, एक टाइम ऐसा आया कि इस हेड का जो हार्ट था ना वो पोलाइट नेचर का हो गया। क्या हो गया, पोलाइट नेचर का हो गया, यानी उसने वेलफेयर करना शुरू कर दिया, उसने वेलफेयर करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जो लूजिंग पार्टी है उसका भी क्या किया जाए, वेलफेयर किया जाए, उसके लिए भी क्या रखा जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए। तो जो लूजिंग पार्टी थी वो उस हेड के लिए क्या होने लग गई, उसकी फेवर में आने लग गई, और उसकी सिटी में क्या होने लग गई, इंक्लूड होने लग गई। तो धीरे धीरे जो ये हेड था वो लूजिंग पार्टीज पे क्या करने लग गया, रूल करने लग गया बाय हार्ट, दिल से। और जो लोग थे उन्होंने भी क्या कर लिया, उस रूलर को बाय हार्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये धीरे धीरे क्या बन गया, राजा बन गया। क्या बन गया, किंग बनने लग गया उन पर्टिकुलर्स एरिया का। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेसोपोटामिया में जो साउदर्न एरिया में किंग हुआ करते थे वो कैसे एस्टेब्लिश हुए। अब ये जो किंग था ना, ये उस पर्टिकुलर विलेज को क्या करने लग गया, कंट्रोल करने लग गया, मैनेज करने लग गया। क्या करने लग गया, मैनेज करने लग गया। उसने ये कहा कि आप लोग अगर अपने एरिया को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपने वहाँ के टेम्पल्स को क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है।
क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है। मतलब वहाँ के जो किंग थे ना, उनका मेन टारगेट क्या हुआ करता था, टेम्पल्स ब्यूटिफिकेशन हुआ करता था। और वो लोगों को क्या करता था, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। क्या किया करता था, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया करता था। और वो वर्क क्या हुआ करता था, टेम्पल्स ब्यूटिफिकेशन का। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एन मर्कर के बारे में पढ़ा था कि जो एन मर्कर था वो टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने मैसेंजर्स को कहा कि लेपिस लजुली नाम का एक स्टोन वहाँ से लेकर आओ। तो ऐसे ही वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे किंग्स, किसके लिए, टेम्पल्स ब्यूटिफिकेशन के लिए। वो मेनली एक ये बात भी कहा करते थे कि आप चाहे एक बार के लिए अपना टैक्स मत पे करें, नो टैक्स पेमेंट, लेकिन आपने टेम्पल के वेलफेयर के लिए क्या करना है, वर्क करना ही करना है। तो ये क्या हो जाती थी, कंपल्शन हो जाती थी वहाँ के लोगों के लिए। क्या हो जाती थी, कंपल्शन हो जाती थी कि आपको एक पल के लिए तो टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आप टेम्पल वर्क को कभी भी इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे कि जो राजा हुआ करते थे, मेनली उनका जो पर्पस हुआ करता था वो टेम्पल्स को डेवलप करने का पर्पस हुआ करता था। और जो उरेक हमने पहले पढ़ा था, उरेक नाम की सिटी थी, उसका जो डेवलपर था वो था एन मर्कर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। एन मर्कर ने इस उरेक सिटी को इतना डेवलप कर दिया कि जो इसकी एरिया था वो कितना हो गया था, 250 हेक्टेयर्स हो गया था। कितना हो गया था, 250 हेक्टेयर्स हो गया था, यानी ट्वाइस ऑफ मोहनजोदारो। यानी मोहनजोदारो का जो टोटल एरिया था वो मैंने आपको बताया था 125 हेक्टेयर। और इसका जो डेवलपर था उरेक सिटी का, उसने अपनी सिटी को इतना डेवलप कर लिया था कि जो उसका एरिया हो गया था वो कितना हो गया था, 250 हेक्टेयर्स हो गया था। और कब तक हो गया था ये, आफ्टर 3000 BCE के बाद। यही टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, प्लीज़ आप अपनी NCERT को रीड आउट कर लें। और इस लेक्चर के बाद आपको आपकी NCERT में से समझ आने लग जाएगा। और जो आपकी कॉलम्स दी होती है ना, प्लीज़ उसको भी एक बार रीड आउट कर लें और नोट्स जो है वो साथ के साथ प्रिपेयर कर लें। आई होप आपको आज का ये लेक्चर